हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जोन में। आज हम हिंदी का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी के अंदर हम संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी के अंदर हम आज अपनी शुरुआत के अंदर सबसे पहले भाषा का अध्ययन करेंगे। तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक, जिसको हम यूँ कह सकते हैं हमारी बोलचाल की भाषा। दूसरी होती है लिखित। भाषा के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। मौखिक वो प्रकार होता है जिसके अंदर हम हमारे सामने वाले व्यक्ति या किसी अदर पर्सन को अपनी वाक्पटुता या बोलचाल में उसको अपने मन के विचार या भाव समझाएं, वो मौखिक होती है। लिखित वो होती है जिसके अंदर हम अपने मन के विचारों को किसी कागज़ या किसी दीवार, मान लो, किसी प्रकार के चीज़ पर उत्कीर्ण करके प्रदर्शित करें, वो लिखित प्रकार हो गया। तो भाषा के दो प्रकार होते हैं। हमारी भाषा है वो आप सभी को मालूम होगा, हिंदी है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। अगर न हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में हमारे राष्ट्र को आज़ाद होने के बाद, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद होने के कुछ ही समय बाद स्वीकार कर लिया गया था। और वो दिन था 14 सितंबर 1949। इसी कड़ी में तो हम हर वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप समझ जाना। हिंदी दिवस। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पूर्वज हमें एक कहावत बताते थे, और वो मैं समझता हूँ आप सभी को जहन चिंतन में होगी भी। वो ये थी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कोस कोस पर बदले पानी। पानी और 5 कोस पर बदले वाणी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे पृथ्वी के अंदर थोड़े से क्षेत्र में ही जल विशेष, थोड़े से क्षेत्र में ही जल का स्वाद बदल जाता है या जल का होना न होना निर्धारित हो जाता है, उसी प्रकार क्षेत्र विशेष को बदलने पे भाषा का भी बदलाव हो जाता है। जैसे मान लो पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणी, केरल में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल, राजस्थान में राजस्थानी। उसी प्रकार अमेरिका के अंदर अंग्रेजी बोली जाती है। तो यूँ कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष के अंदर भाषा का भी बदलाव हो जाता है। अब देखो, उच्चारण के हिसाब से भाषा के प्रकार को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि उच्चारण है वो ही भाषा का प्रकार है, अर्थात उच्चारणों से मिलकर ही भाषा बनती है। तो उच्चारण के अंदर सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप कदम है, उनमें सबसे छोटा होता है वर्ण। और वर्णों के अंदर दो आते हैं, ये आप जानते होंगे, हम पहली दूसरी में पढ़ने वाली चीज़ है ये। तो वर्णों में सबसे पहले आते हैं स्वर, दूसरे आते हैं व्यंजन। व्यंजन, अब स्वर और व्यंजन दो हो गए। स्वर और व्यंजन दो प्रकार हो गए। अब स्वरों और व्यंजनों से पुनः मिलकर के क्या बनते हैं, पुनः मिलकर के बनते हैं पद, और पद से मिलकर बनते हैं फिर पदांश, या कह सकते हैं पदों का एक समूह है। और पदांश से फिर मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से फिर मिलकर बनते हैं शब्दांश, और शब्दांश से मिलकर बनते हैं वाक्य। और ये कदम निरंतर चलता रहता है। वाक्य से फिर वाक्यांश, और वाक्यांश से फिर लेख इत्यादि इत्यादि बनते जाते हैं।
साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। लेखन की जो भाषा शैली होती है उसको लिपि कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा राम खेल रहा है, तो इसके अंदर जो मैंने लिखने के साथ साथ बोला है वो हो गई मेरी मौखिक, और जो मैंने आपके सामने लिख के प्रदर्शित किया है वो हो गया मेरा लिखित। परंतु जो लिखित की जो मेरी शैली है उसको लिपि कहते हैं। लिपि, जिससे कि हम अपने विचारों को किसी के सामने भाषा के लिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो लिखित प्रकार से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। उसी प्रकार जैसे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उसी प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। ऐसा मान सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा को है वो देवनागरी लिपि से हुआ है, और देवनागरी लिपि हिंदी की जननी या मूल मानी जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अध्ययन करते हैं, जिससे भाषा या हमारी लिखित प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। उसी कड़ी में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर। आज हम जानेंगे कि ये स्वर क्या है। स्वर मुख्यतः हम सभी को याद होंगे और ज्ञात भी होंगे। स्वर ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये है। अब ये मुख्यतः 11 होते हैं। देखो बचपन में हम इनको ऐसे बोलते थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बार बचपन के दौर में वापस। ऐसे बोलते थे ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके अंदर छिपी हुई है इनकी मात्राएं। जैसे ये ऐसा एक मात्र है, इसकी क्या है, कोई मात्रा नहीं होती है इसकी। बाकी इन सब की क्या होती है, अपनी एक एक मात्राएं हैं। जैसे ए के अंदर कोई मात्रा नहीं है तो आ में ये मात्रा है। ई के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हम स्वर से व्यंजनों में जाएंगे तो ई की ये मात्रा होगी, ऐ की ये मात्रा होगी, ऊ की ये मात्रा होगी जो नीचे लगने वाली मात्रा है, ऊ की ये होगी, सॉरी क्षमा चाहूँगा, ये होगी। और इसी क्रम में री की मात्रा होगी जिसको नीचे लिखते हैं। ए की मात्रा होगी ऊपर लगने वाली, ऐ की मात्रा होगी ऊपर दो लगने वाली डंडे, ओ की मात्रा होगी, इधर लिख देता हूं मैं, ओ की मात्रा होगी ये, और इस ओ की मात्रा होगी ये। और इसी क्रम में हम जब इनके दो पद जिन्हें और लिखते हैं तो एक होती है अनुस्वार, जिसको हम ये बोलते हैं। तो ये इस प्रकार लिखते हैं हम, ऊपर टपकी लगा के उसको ऐसे लिखते हैं। जैसे आगे संधियों में आएगा तो मैं आपको और विश्लेषण से बताऊंगा। इसको समझने के लिए मान लो
अपन नाम लिखे हैं अस, और अगर इसी के ऊपर भी ऐसे लगा दें तो अंश। इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ का हिस्सा, अंश। यानी न या मैं, हर जगह इसका थोड़ा असर बदल जाता है। यहाँ इसका न का अर्थ है इसमें अनुसार। उसी प्रकार मान लो हंस, न का हो गया इसमें उच्चारण। और इसको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाएं तो एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक होता है, उसको ऐसे लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं, नहीं कहते। और फिर आता है इसके अंदर ये लास्ट में बोलते हैं, जिसको उसके दो बिंदु लगते हैं, और इन दो बिंदुओं को हम कहते हैं विसर्ग। और इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, ये विसर्ग लगाते हैं बीच में, ऐसे पढ़ते हैं दुख है, दुख मने। ठीक इसी कड़ी में हम चलते हुए आगे अध्ययन करते हैं व्यंजनों का। व्यंजन तो हम सभी को आते ही होंगे। व्यंजनों में हम सबसे पहले देखते हैं क, ख, ग, ख, अड़, च, छ, ज, झ, ञ। फिर आगे हो जाएगा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ञ। त वर्ग, त, थ, द, ढ, न। प वर्ग आ जाएगा फिर, प, प के बाद में फ, प, ब, म। उसके बाद आ जाएंगे य, र, ल, व। और फिर अंत में हमारे आते हैं श, 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 ह। ये हमारे हो गए व्यंजन। अब व्यंजनों के अंदर भी व्यंजनों के होते हैं अलग अलग प्रकार। व्यंजनों के प्रकार, अब फिर होते हैं व्यंजनों के प्रकार होते हैं। व्यंजनों के प्रकार के अंदर होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो किसी न किसी से जुड़ के बने हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, जो कि श और अगर ऐसे बन के मिलता है। फिर आता है एक हलंत चिन्ह, जो किसी शब्द का अर्थ बदल देता है, या आधा होने पे शब्द को आधा प्रदर्शित कर देता है, तो हल चिन्ह बोलते हैं उसको। हल चिन्ह किसी शब्द के नीचे ऐसे लगता है, ऐसे। और
इसका अगर उदाहरण देखें हम, तो इसके उदाहरण के रूप में हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लो हम नाम लिखते हैं प्रहलाद। आपने देखा होगा है के नीचे एक ऐसा निशान लगा होता है, यही होता है हल चिन्ह, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा के अंदर हलंत बोलते हैं, हलंत। उसी क्रम में आगे होता है ग्रहित स्वर। ग्रहित स्वरों के अंतर्गत ऊपर ये चिन्ह लगा होता है, उनको ग्रहित स्वर कहते हैं। इनकी मात्रा ये होती है, और ग्रहित शब्दों का जो ग्रहण है वो अंग्रेजी भाषा से हुआ है, तो इसको हम यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि हम इसको कहाँ प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, कैद को मैं काट देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर क्या होता है कि ये लिख दिया। इसके लिखने के बाद में क्या है कि इसके ऊपर आपने संभवतः देखा होगा ऐसे लगा होता है, तो डो बोलते हैं इसको। हालांकि इस पे डो की ओ की मात्रा नहीं होती, फिर भी डो बोलते हैं। तो बोलचाल की भाषा में डो बोलते हैं, लेकिन होता है ये डॉक्टरी है। ऐसे लिखा होता है कॉलेज, इसके ऊपर भी लगा होता है। इसी प्रकार ये जो है अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में लिखते हैं, उस समय इसका आगमन होता है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं अपन कि हमारे हिंदी भाषा का ज्ञान रखने के लिए हमें हमारे संविधान के बारे में भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे संविधान के अंदर भी भाषा का जिक्र किया गया है। तो हमारे संविधान की राजभाषा तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था आपको, हिंदी है। सॉरी दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा आपको, हिंदी है। और हमारे संविधान में भी कुछ भाषाओं का जिक्र किया गया है। उनमें मूलतः क्षेत्र विशेष की भाषाओं का जिक्र किया गया है। क्षेत्र विशेष की भाषाओं का जिक्र किया गया है जिनके अंदर कन्नड़ है, उड़िया है, असम है, पंजाबी है, सिंधी है, बंगला है, असमिया, मराठी, इनका जिक्र किया गया है। तो ये जीके का पोर्शन हो गया थोड़ा, उसमें हम नहीं जाएंगे। अपन वापस हिंदी भाषा के अंदर आते हैं। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। इसको स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 में। हिंदी के लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की मूल इकाई लिखने बोलने की वर्ण है। वर्णों में हम स्वर और व्यंजन को विभाजित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इनका आगे विश्लेषण करते हुए वर्ण विचार पर आधारित अक्षरिक खंड है और इनके वर्णों के प्रकार हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ह्रस्व, दीर्घ, नासिक, अनुनासिक, ऊष्म, संयुक्त, इनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से विजयी रहिए। जय हिंद, जय भारत।